नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ गाजीपुर के किसान हैं और ये बिटिया ये जबलपुर से, उसका भाई है। ये सब प्राकृतिक खेती सीखने, समझने और जीवामृत लेने आए हैं। आज की तारीख में जीवामृत के बिना प्राकृतिक खेती संभव नहीं है, ऐसा माना जाता है। और कुछ लोगों ने जीवामृत को ही सब कुछ मान लिया है। जीवामृत आज की तारीख में नेचुरल फार्मिंग के लिए बहुत उपयोगी पदार्थ है, लेकिन जीवामृत सब कुछ नहीं है। तो आज मैं जीवामृत के बारे में संपूर्ण कहानी आपको बता रहा हूँ। उसमें जो जीवामृत का बाद में जो हमारा रखा हुआ है उसको भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक चीज़ समझा देता हूँ आपको। पिंटू भाई ज़रा इस कैमरे को ज़मीन के नीचे लाएं। मित्र, ये जो धरती है ना, ज़मीन, इसको धरती माता भी कहते हैं। और ये माँ जिंदा कहा गया है, सॉइल को लिविंग पिंड कहा गया है कि ये जीवित एक पिंड है, इसमें जीवन है। और जब तक इसमें जीवन है तो हम में जीवन है। जीवन के बारे में कहा गया जीव और वन, यानी कि जीव जगत की अनेकानेक इकाइयाँ और ये अनेकानेक वनस्पतियाँ, यही मेरा जीवन है। अगर वनस्पतियाँ कम होती हैं, कम वनस्पतियों की संख्या कम होती है, उनकी प्रजातियाँ कम होती, तो मेरा जीवन अफेक्टेड होता है। अगर इस ज़मीन के ऊपर और ज़मीन में रहने वाले जीव, जलचर, थलचर, नभचर, इनकी संख्या में कमी आती तो मेरा जीवन प्रभावित होता है। आज जाने अनजाने पता नहीं क्यों आदमी इतना लालच में आ गया कि वो जीवों को, वनस्पतियों को मारने लगा। क्योंकि कागज़ के नोट का भूखा आदमी सब कुछ बेच करके कागज़ का नोट कमा लेना चाहता है। धरती को बेच लिया जाए, जल को बेच लिया जाए, जंगल को बेच लिया जाए, जीव जंतुओं को भी बेच लिया जाए, मार दिया जाए। ये नुकसान करते हैं, ये खरपतवार हैं, ये मेरी फसलों का भोजन ले लेते हैं। ऐसा मन में विषय आया। ये अर्थशास्त्र का युग है, भौतिकवाद का युग है। आज की तारीख में लोग पैसे को तवज्जो देते हैं और पैसा आ जाए तो फिर मैं कुछ भौतिक संसाधन खरीद लूँ। हमको शुद्ध पानी मिले ना मिले इसकी परवाह नहीं है, हमको शुद्ध भोजन मिले ना मिले इसकी परवाह नहीं है, हमारी सामाजिक समरसता अच्छी बनी रहे इसकी परवाह नहीं है, मेरे परिवार का वातावरण सब अच्छा हो, मैं स्वस्थ रहूँ, ऐसी किसी को कोई परवाह नहीं। हमको कागज़ का नोट चाहिए एनी हाउ। चूँकि पूरी दुनिया व्यावसायिक शिक्षा हो गई, शिक्षा में भी वही मतलब है कि कैसे कमाएंगे, कैसे नौकरी करेंगे, कैसे अधिक धन बटोरेंगे। तो सारी दुनिया धन बटोरने के चक्कर में लग गई। जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने तो गरीबों का धन लूट लिया, और जो किसान था उसने धरती को लूट लिया। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आज हमारे देश में दो समस्याएं हैं, हालांकि लोगों को बुरा लग जाता है। जितने भी देश में पढ़े लिखे लोग हैं, नेता हैं, जज हैं, कलेक्टर हैं, मतलब सरकारी सिस्टम में हैं, नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, न्यायपालिका में हैं, वकील हैं, ये सब किनके बच्चे? ये सब किसान के बच्चे। और इन्होंने तय किया है मैं किसान को लूटूंगा। अच्छा, किसान खेती कहाँ करता है? ज़मीन में। किसान ने क्या कहता है किया है? मैं ज़मीन को लूटूंगा। अगर देश का किसान ज़मीन को लूटना बंद कर दे और किसान के बच्चे किसान को लूटना बंद कर दे तो फिर यहाँ स्वर्ग है, किसी को कोई दिक्कत नहीं मिलती। लेकिन हम सब लोगों ने पैसे का ऐसा, मेरे दिमाग में नशा छाया कि सब लोग एक दूसरे को लूटने लगे और एक दूसरे को मार डालने की फिराक में। मतलब राम नाम की लूट है, लूट सके जो लूट। मतलब लक्ष्मी की लूट है, लूट सके जो लूट। कहीं से लूटो, फिर क्या होगा? प्राण जाएंगे छूट। ठीक है ना? किसान भाइयों, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि धरती माँ बचेगी तो आप बचेंगे। और जब मैं कहता हूँ कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन के मूल में खेती है। चूँकि 2 वक्त रोटी चाहिए, 10 बार पानी चाहिए और 21,000 बार हवा चाहिए। ऑक्सीजन वृक्षों से मिलेगी, पानी वर्षा से मिलेगा, वर्षा तभी होगी जहाँ वृक्ष होंगे, और भोजन धरती माता से मिलेगा।
लेकिन आज मैंने जंगल भी काटा तो बारिश कम होने लगी, जलाशयों में भी कब्जे कर लिए तो पानी रुकने नहीं लगा, तो कुएं भी सूख गए। और धरती में आज हमारे छोटे से देश में जहाँ केवल 14 करोड़ हेक्टेयर कल्टीवेटेड एरिया, 14 करोड़ हेक्टेयर, उस 14 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में मैं 4 लाख करोड़ रुपए का तो फर्टिलाइज़र डालता हूँ, 4 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए किसान खर्च करता है और 2.25 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी है। पेस्टिसाइड यानी कीड़ा मारने की, रोग मारने की, खरपतवार मारने की किसी भी दवा पे कोई सब्सिडी नहीं, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है 6 लाख करोड़ से ज़्यादा है। डीजल भी 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है, कृषि लाख यंत्र भी 1 लाख करोड़ के खर्च होते हैं, और टोटल किसानों का बिजली का बिल भी 1 लाख करोड़ रुपए आता है। वो अलग भी बात है, किसी सरकार ने माफ़ कर दिया है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के 20 लाख करोड़ रुपए की कृषि उपज है, टोटल कृषि उपज। आज जोड़ लीजिए आप, एक ईयर बुक आती है, उसमें हर साल कितना देश में उत्पादन हुआ उसमें लिखा रहता है, कपास का, मोटे अनाज का, गेहूं का, धान का, फल का, सब्जी का, सब। तो कृषि उपज का जो टोटल वॉल्यूम है वो 20 लाख करोड़ का है, और 12 लाख करोड़ रुपए किसान खर्च करता है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए तो केमिकल पर है। मजदूरी तो हमने अभी उसमें जोड़ी नहीं, ठीक है ना। ज़मीन के नीचे का जो पानी लूट रहे हैं वो भी मैंने नहीं जोड़ा कि पानी कितना लूट लिया। तो मित्र बताइए कि 20 लाख करोड़ रुपए की उपज आती है और 10 लाख करोड़ रुपए का तो केमिकल मैं यूज करता हूँ, और इसी केमिकल के रेजिडुअल इफेक्ट हमारी सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को वीक करती है, हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करती है। किसान की गाड़ी कमाई का पैसा बाजार में चला जाता है, तभी तो 90% किसान कर्जदार हैं। आज मैंने पूछा, आप पे 3.5 लाख करोड़ का है, 3.5 लाख का कर्जा है, उन पे 1.5 लाख का कर्जा है। चाहे जिस किसान से आंख बंद करके पूछ दो कि आपके पास कितना कर्जा, तो बता ही देगा, लाख का है, 2 लाख का है, 3 लाख का है, 4 लाख का है, 50,000 का। यानी कि 10% किसान जिनके परिवारों के बच्चे ठेकेदारी करने लगे हैं, सरकारी नौकरी में चले गए हैं, बहुत बड़े जमींदार थे, उनको छोड़ दो, नहीं तो देश का 90% किसान कर्ज में डूबा है। तो ज़रूरत तो है मित्र प्राकृतिक खेती हम शुरू करें, लेकिन लोग कहते हैं प्राकृतिक खेती करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब किसानों के मन में भी ऐसा ही कुछ भ्रांति बैठी हुई है कि अगर मैं प्राकृतिक खेती करूंगा तो फिर बर्बाद हो जाऊंगा, क्यों? उपज कम हो जाएगी। तो आज रासायनिक खेती लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या आवाज़ है? चलो, जैसे कोई कह रहा है प्राकृतिक खेती किसान करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, तो हमने कहा अभी तो रासायनिक खेती कर रहा है तो किसान क्या आबाद है? तो जब हम रासायनिक खेती करके आबाद नहीं है, और जब प्राकृतिक खेती करते थे तब हम आबाद थे। तो आज इतना तो समझ में आना चाहिए ना किसान को। जैसे आलू के किसान हैं हमारे यूपी में, फर्रुखाबाद, इटावा, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मेरठ, हापुड़, बहुत बड़ा आलू का एरिया है, मतलब पूरा हब है आलू का। सबसे ज़्यादा आलू देश में इसी इलाके में पैदा होता है। आलू का किसान 1 एकड़ ज़मीन में 5 बोरी DAP, 4 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटास, 25 किलो सल्फर, 25 किलो जिंक, फिर जाने कितना जाइम, फिर जाने कितनी दवाई डालता है। और आलू जब सस्ता हो जाता है तो मर जाता है बेचारा। ऐसे ही सब्जी उत्पादन वाले किसान बहुत सारा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करते हैं। प्रश्न आता है कि बंद कैसे हो? उत्पादन ना गिरे और फर्टिलाइजर बंद हो जाए, पेस्टिसाइड बंद हो जाए, कैसे बंद होंगे? जैविक का इस्तेमाल करेंगे। देखो सुनो, धरती माता जब स्ट्रांग होगी, धरती माता जब मजबूत होगी, तो धरती माता जब अपनी फसलों को पालने के लिए दूध पिला पाएगी, यानी पोषण दे पाएगी, तो हमें फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। धरती माता के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवाणुओं की माया है, तो फसल में बीमारियां नहीं लगेंगी, तो हमें फंजीसाइड की जरूरत नहीं है। अगर धरती में खेत की मेड़ों पर नाना प्रकार के पेड़ खड़े हैं और चिड़ियां हैं, जैसे मेरे इस खेत में
आप नज़र घुमा के देख लो, चारों तरफ आपको वो तितलियां दिख रही हैं ना, हाँ, ढेर सारी तितलियां दिख रही। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई पेस्टिसाइड नहीं आता। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा, कई पेड़ों में मधुमक्खी के छत्ते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पेस्टिसाइड नहीं आता। तो मैं फिर बता दूँ, हमारे यहाँ अभी फसल बोएंगे, मैं खरीफ में फसल बोऊंगा, रबी में चना मटर और गेहूँ था, ना कोई इल्ली आती है ना माऊ लगता है। हमारे छोटा सा 6-7 एकड़ का ये फार्म है, हमारे यहाँ ना कोई बीमारी लगती है, ना कोई कीड़ा लगता है, और ना मैं फर्टिलाइज़र देता हूँ। और हमारे खेत में जो उपज हो रही है वो जो और पड़ोसी है ना, उनके जैसी हो रही है, उनसे ज़्यादा हो रही है। शुद्ध हो रहा है। ठीक है ना? तो मेरे भोजन में स्वाद भी है, मेरे भोजन में पौष्टिकता भी है। तो मित्र, जीवामृत एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अभी मैं जीवामृत के बारे में बताता हूँ, जीवामृत है क्या। पिंटू से कहूँगा जरा कैमरा आप जीवामृत की ओर ले आएँ। जीवामृत का संपूर्ण चीज बताऊंगा क्या है, कैसे है। आओ। जीवामृत का कलर ऐसा होना चाहिए जैसे संतरे का जूस हो। अब ये जीवामृत हमारे यहाँ से लोग ले जाते हैं, कई लोग जंगल की मिट्टी से ला करके बना लेते हैं। ठीक है ना? जीवामृत में कई लोग बनाते हैं, हमको फ़ोन करते हैं कि साहब वो जीवामृत, पिंटू से कहूँगा ज़रा इधर लाओ कैमरा, आप इधर हटो। ये कीड़े कई बार पड़ जाएंगे जीवामृत में, तो इनका टेंशन नहीं करना, ये कोई ख़तरनाक नहीं है। किसान कहता है कि साहब हमारे जीवामृत में लंबे लंबे से कीड़े पड़ गए हैं, क्या ये ख़राब हो गया है, क्या ये नष्ट हो कर दूँ, क्या करूँ? हमने कहा नहीं, ये देखने में ख़राब लग रहे हैं, इनको मर्जी वो छान के फेंक दो और नहीं बना रहने दो। ये तो जहाँ भी गुड़ होगा, फर्मेंटेशन होगा, वहाँ ये कीड़ा बन जाता है। ये कीड़ा कहीं से आया नहीं, ये कीड़ा बन गया, भला ये पैदा नहीं हुआ, ये बन गया, नेचर ने इसको बना दिया। ठीक है ना? कई लोग कहते हैं कि साहब मेरे जीवामृत में ये बन गया, देखो क्या बन गया, आपको दिखाता हूँ इसका। ये देखो, अगर मैं इसको उठाऊंगा तो टूट जाएगा, मांस है ये क्या है मित्र? ये डेड सेल हैं। जब ये जीवामृत इतना मैच्योर हो जाएगा कि इसमें ड्रम में जो पानी है, पानी में जब माइक्रोब्स की कॉलोनी 10⁹ हो जाएंगी, तो अब इसके ज़्यादा नहीं हो सकती, स्पेस ही नहीं है, तो ये डेड सेल एक्यूमुलेट हो जाएंगी और ये मरे हुए डेड सेल का ये एक मांस है, इसको आर्टिफिशियल मांस भी कहते हैं। ठीक है ना? एक मेरे मित्र हैं, वो पूछ रहे थे कि इसकी पूरी कहानी बताओ कि जीवामृत क्या है। तो मैं बताऊं जीवामृत क्या है। जीवामृत जमीन में कितने प्रकार के जीवाणु हैं किसी को नहीं पता। कुल मिला के जीवामृत जमीन में जो होने चाहिए जीवाणु, उनका एक कंसोर्सिया है। हमें नहीं पता इसमें ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, विवेरिया, माइकोराजा, एसेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, जितने नाम आपने सुने वो सब हैं। और अभी इसमें वो भी हैं जो नाम हमने सुने भी नहीं हैं। तो ये जंगल की मिट्टी का कल्चर है। जंगल की मिट्टी ला करके उसमें कितने प्रकार के माइक्रोब्स हैं वो मैंने यहाँ पर डेवलप किया। यानी बहुत सारे देश में किसान ऐसे हैं जो हमारे यहाँ जीवामृत लेने नहीं आए, जंगल की मिट्टी ला करके जीवामृत बना लिए। संपन्न जंगल से, संपन्न पेड़ के नीचे से, जहाँ खूब बायोमास था, वहाँ से मिट्टी ले आए, नमी युक्त ऊपर वाली डाल दिया। किसी किसान को 200 लीटर अगर जीवामृत बनाना तो 5 किलो मिट्टी ले आए, या आप हमसे 5 लीटर ले जाओगे। तो क्या करना है, दोनों चीज़ें, जंगल से मिट्टी लाएंगे तो 5 किलो, हमसे जीवामृत ले जाएंगे तो 5 लीटर। 5 लीटर जीवामृत एक ड्रम में डाला, और अगर 9-10 एकड़ ज़मीन है तो आपको 200 लीटर बनाना है। 200 लीटर पानी भर दिया, जंगल की मिट्टी डाल चुके हैं या मेरा वाला जीवामृत डाल चुके हैं, दोनों एक ही बात है। अब इसको चाहिए भोजन।
तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि ये कितने दिन के बाद मेरी फसल आने वाली है, क्योंकि ये ज़मीन में डाला जाएगा, फसलों में स्प्रे नहीं किया जाना। इसका इनॉकुलेशन ज़मीन में करेंगे। घन जीवामृत बना करके 20 लीटर ये लिक्विड लिया, 100 किलो सूखे हुई गोबर की खाद में मिलाया, 1 एकड़ ज़मीन में बिखेर करके जुताई कर दी। खेत में नमी थी, यानी बैक्टीरिया का इनॉकुलेशन कर दिया। अगर पलेवा किया है, खेत में पानी भरा है, तो इससे 20 लीटर एक बाल्टी में लिया, 1 एकड़ ज़मीन में 40-50 जगह फेंक आया आधा लीटर, तो पानी के माध्यम से फैल करके पूरी ज़मीन में चला गया। 2 प्रकार से इसको इनॉकुलेट कर सकते। जो किसान आर्चर लगाए या ड्रिप चलाते हैं, वो बेंचुरी से इसको ड्रिप में डाल सकते हैं। मात्रा इसकी 20 लीटर से 40 लीटर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं यूज करना, यानी 20 लीटर 1 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। 1 ड्रम अगर बन गया तो 10 एकड़ ज़मीन के लिए वो पर्याप्त है। भोजन कितना देना है, प्रश्न ये है कि 10 की पावर 9, यानी जैसे मैंने अभी मांस दिखाया, अगर इस तरीके का जीवामृत हो जाए तो कितना भोजन देना है। तो मैंने अभी एक चीज़ बोली कि कितने दिन में बनाना है। जैसे आज मई है, 12 मई, और आप 15 जुलाई को धान रोपेंगे, यानी कि 2 महीना है। तो क्या करेंगे, और 200 लीटर की ज़रूरत है, मान लेते हैं 200 लीटर की अगर ज़रूरत है, तो इसमें क्या करेंगे, हमको 28 किलो भोजन देना है टोटल। 14 किलो चीनी, 14 किलो आटा, 14 किलो गुड़, 14 किलो आटा, कितना, 28 किलो। अब इस 28 किलो मात्रा को आप 1 टाइम डाल सकते हैं। 14 किलो आटा, 14 किलो चीनी इसमें डाल दिया, और एक पंजे से इसको रोजाना हिला दिए। ये जो पंजा है ना, ये पंजा ऐसे ऐसे मैंने इसको हिला दिया, ऐसे से। ये पंजा ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसे डाला, और हिलाना इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो पानी की ऑक्सीजन से अपना काम चलाते हैं। हर जीव को क्या चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए और भोजन चाहिए। भोजन आपने डाल दिया 28 किलो, अब इसको हवा चाहिए, तो पानी की ऑक्सीजन से काम चलाता है। तो इसको ऐसे ऐसे अपने डंडे से डेली एक बार 1-2 मिनट के लिए चला दो। तो 28 किलो भोजन देना कितने में, 200 लीटर में। अगर 2 महीने में बनाना था तो हमने पूरा दे दिया। अगर इसको हमें मालूम है, जैसे आप हमारे पास आए होते अभी फरवरी में, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने बाद फसल बोनी थी, तो क्या करते, तो 28 किलो भोजन एक बार में नहीं देते। 5 महीने बाद हमको बनना है ना, तो 28 में 5 का भाग देते, तो 6 पंचे 30, तो 6 किलो 6 किलो 6 किलो 6 किलो 6 किलो 6 किलो हर महीना देते। क्योंकि बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होगा भोजन से। जब इसको भोजन सफिशिएंट मिल गया तो जल्दी से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें चूँकि इसको देर में चाहिए, तो हमने इसको धीरे धीरे भोजन दिया। कोई कहेगा 6 महीने में बनाना है, लेकिन हम भोजन इकट्ठे दे दें तो ये 2 महीने में बन जाएगा। लेकिन जब 2 महीने में बन जाएगा, अब क्या होगा, अब इसके पास कोई गुंजाइश नहीं आगे बढ़ने की, तो बढ़ेगा तो नहीं, अब ये मरना शुरू होगा। तो ये मैंने जो बताया ना, मांस बनेगा। और फिर भी हमको अब 4 महीना अगर भोजन नहीं देंगे तो ये बिगड़ जाएगा, मतलब इसमें उतनी कॉलोनी नहीं रह जाएंगी जितनी इसमें रहनी चाहिए। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हम जिस खेत में डाल देंगे, मान लो 1 एकड़ खेत में डाल दिया, उस खेत में आपका फसलों का अवशेष, गोबर, जो कुछ भी था, मान लो 1 एकड़ ज़मीन में करीब करीब 50-60 कुंटल ऐसा पदार्थ सूखा पड़ा हुआ था जो हमको आंखों से नहीं दिख रहा था। वो पड़ा ही रहेगा, वो कभी फसलों के काम आना ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई जीवाणु नहीं थे। तो जीवाणु नहीं थे तो जीवाणु मरेंगे नहीं, तो जीवांश बनेगा नहीं। अब ये जब माइक्रोब्स वहाँ पहुँच गए, तो इन्होंने उस फसल के अवशेष को अपना भोजन बनाया, और भोजन बना के उस कार्बनिक पदार्थ को, जो कार्बन बन गया था, उसको कार्बन को खाया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। यानी मरते तो रहेंगे ये, तो जो मर जाते हैं वो पदार्थ कहलाता है जीव द्रव। बस फसलें मेरा वही लेती हैं। तो जो 50 कुंटल कार्बन पड़ा था
उसको इन्होंने 5 कुंटल आपका ह्यूमस बना दिया और वो 5 कुंटल ह्यूमस जो है फसलों को मिल गया, तो आपको DAP, पोटाश, जिंक, यूरिया की ज़रूरत कम पड़ी। अभी पूरा नहीं ख़त्म करेंगे। फास्फेट और पोटाश और जिंक, सल्फर ये हवा में उड़ने वाले, पानी के साथ लीच करने वाले पदार्थ नहीं, इसलिए तो ज़मीन में हैं। तो हम कहते हैं कि हम अब यूरिया की थोड़ी सी मात्रा देंगे। धान, गेहूं, गन्ना, कपास, आलू, केला ऐसी अगर कोई फसल बो रहे हैं तो यूरिया की जितनी मात्रा पहले दे रहे थे उतनी ही देना है, लेकिन DAP, पोटाश, जिंक, सल्फर, जाइम सब बंद कर देना है। आपकी पैदावार नहीं घटेगी। जैसे धान आप बोगे, गेहूं बोगे, गन्ना बोगे, तो आप जीवामृत को बरसात के सीजन में डाल देना 20 लीटर 1 एकड़ में, और अगली फसल जब बोना या यही बरसात वाली बोना तो DAP, पोटाश नहीं देना, यूरिया पूरी देना। पैदावार बिल्कुल नहीं घटेगी। नंबर 1, पैदावार नहीं घटेगी। दूसरा, इसके जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, जो फसल में बीमारी फैलाने वाले निगेटिव पैथोजन जमीन में थे, उन पर नियंत्रण कर लेते, तो फसलों को भूमि जनित बीमारी भी नहीं लगेगी, यानी कि फंजीसाइड भी नहीं देना। निमेटोड वगैरह ये निमेटोड्स को भी खत्म कर देगा। समझिए बात को। जैसे मैं बोलता हूँ, जंगल में किसी भी वनस्पति में कोई निमेटोड्स नहीं है। क्यों? निमेटोड्स कहाँ से आया? लगातार मैं सब्जी की खेती कर रहा हूँ, पेस्टिसाइड डाल रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि हम कभी भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स को तो मारे हैं, निगेटिव पैथोजन को नहीं मारे। जैसे उदाहरण बता दूँ, देश का किसान इल्ली मार रहा है, पिछले 40 सालों से इल्ली नहीं मरी, तितली मर गई। माहू मार रहा है, माहू नहीं मरी, मधुमक्खी मर गई। दीमक मार रहा है, दीमक नहीं मरी, केंचुआ मर गया। चिड़ियाँ मर गई, मेंढक मर गए, लाभदायक सारी चीज़ें मर गई, जिनको मार रहे थे वो नहीं मरे। जैसे उदाहरण देता हूँ, खरपतवार आप पिछले 20 साल से दवाई डाल डाल के मार रहे हो, क्या मर गए? नहीं। तो पेस्टिसाइड डाल करके ना मैं खरपतवार को मार पाया, ना कीड़ा को मार पाया, ना बीमारी को मार पाया, अपनी ज़मीन को मार दिया और हम खुद मरने की कगार पर पहुंच गए। इस प्रकार का अंधा खेल बंद करना है। तो ये जीवामृत बनाने की विधि है, सिंपल विधि है। क्या है? जंगल से मिट्टी लाइए, ड्रम में डालिए, पानी भरिए, और आटा और गुड़ या आटा और चीनी 28 किलो देनी। कोई किसान, छोटा किसान है 5 एकड़ का, तो वो 100 लीटर बनाएगा, यहाँ तक वो 14 किलो देगा, 7 किलो गुड़, 7 किलो आटा। और छोटा किसान है 2 एकड़ का, तो 50 किलो बनाएगा, 50 लीटर, तो वो 7 किलो देगा। 20 एकड़ का किसान ऐसे 2 ड्रम बनाएगा, 28 किलो इसमें देगा, 28 किलो उसमें देगा। ये तो जमीन के ऊपर निर्भर करता है ना। तो ये पहली बार हमको DAP वगैरह नहीं डालना है कि अगले साल? DAP, पोटाश, जिंक, सल्फर पहली साल ही खत्म। यूरिया बनी रहेगी, क्योंकि यूरिया जमीन में, यूरिया का स्रोत है, मैंने वो कार्बनिक पदार्थ बताया ना। कार्बनिक पदार्थ केवल नाइट्रोजन को रोकता है। जो आप यूरिया ला के डालते हो ना, वो तो पानी में घुलनशील है। धान में पानी भरा है, गेहूं में पानी भरा है, तो पानी में जो यूरिया घुल गई, पानी सीपेजों के नीचे भी जा रहा है, तो जितना पानी में यूरिया घुली थी, जो पानी नीचे चला गया, वो यूरिया नीचे चली गई, नाइट्रोजन। जब खेत सूख गया, फसल कट गई, और मान लो जमीन में कुछ यूरिया के अंश थे, तो हवा में उड़ गए। तो जो हम यूरिया डालते हैं वो खेत में नहीं रहती, या तो ज़मीन के नीचे पानी के साथ चली जाती है, या वायुमंडल में पुनः वापस हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल की नाइट्रोजन से ही यूरिया बनती है। ठीक है ना? तो यूरिया देनी है। मैंने अभी बताया ना, एक खरगोन में किसान की कहानी, मूंग बोया है और उसके खेत में ना कोई फर्टिलाइज़र दिया, ना कोई बीमारी लगा, ना कोई कीड़ा लगा, बस संजीवनी खाद का 3 स्प्रे किया है। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जीवामृत की बात समझ में आई होगा, आ गई होगी। ठीक है ना? जो है हमारा जो है कि खेत में जो खरपतवार के बीज जो है, हाँ, डिकम्पोज भी कर देगा ये डालना। खरपतवार का बीज नहीं खत्म करेगा ये। खरपतवार होंगे, और अभी मैंने कहा खरपतवारों से दुश्मनी ना लो। खरपतवार आपके खेत में 10,000 हैं,
और जब बीज गिरा ना तो 10 करोड़ बीज गिर गया, हाँ, लेकिन अगले साल जब फिर बोते हो तो 10 ही लाख खरपतवार हैं। कुदरत ना देखिए ना, प्रकृति इतनी निष्ठुर नहीं है, नहीं तो वो खेत तो खरपतवारों से भर जाता, भरा ही है। लेकिन हम मैनेजर हैं। खरपतवार जब पशुपालन होता था तो खरपतवार उखाड़ उखाड़ के पशुओं को खिलाते थे, तो खरपतवार एक वरदान थे। अब चूंकि पशु है नहीं तो खरपतवार एक समस्या है। लेबर आपको मिलता नहीं, लेबर, हाँ, समझते हैं। क्योंकि भाई जैसे आदमी को, गरीब को फ्री का भोजन मिलेगा तो क्यों मजदूरी करेगा, तो लेबर मिलता नहीं, आपकी सामर्थ्य है नहीं तो बीडी शर्ट डाल के मार देते हो, तो धरती माता नाराज होती है। हे पुत्र, ये मैंने किसी और जीवों के लिए उगाया था और अपने लिए भी उगाया था, तो हमको ही खाना नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगी, ठीक है ना।